दोस्तों नमस्कार। आज मैं कहूं कि मैं कोई खबरों का विश्लेषण लेके आया हूं तो शायद हमें खुद अपने आप में अचंभा हो रहा है। दोस्तों, हम कभी भी नहीं चाहते कि ऐसी खबरें आप तक पहुंचें या ऐसी खबरों को कहीं भी अंजाम दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती है इस देश की, बदकिस्मती है हम सब की, उन बच्चों की जो आज लगातार दरिंदगी का, दुष्कर्म का शिकार होते जा रहे हैं। हर शिकार के बाद, दुष्कर्म के बाद, रेप के बाद, मर्डर के बाद पुलिस जागती है, एफआईआर दर्ज करती है, केस लॉन्च करती है और कहती है हम दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और दोषी ये जानते हैं कि पहले मुझे अपने काम को अंजाम तो देने दो, बख्शोगे कि नहीं बख्शोगे ये वक्त बताएगा। ये शह-ए-मात की लड़ाई अपराधियों और सरकारी तंत्र के बीच में चल रही है। दोस्तों, आज हम बिना लाग लपेट के आज कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आज जो खबर हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं वो मीडिया की सुर्खियों से लगभग गायब है। देश के बड़े चैनल ये खबर आपको नहीं दिखा रहे हैं, अभी तक तो नहीं दिखाया। दोस्तों, आज से 12 साल पहले याद करो वो दिन। अगर उस दिन की याद करोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर शिहर उठेगा। बच्चे बच्चे को दिन याद है और कसम खाई थी लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर कि दोबारा ये दिन ना आए। देखिए वो दिन कितनी बार आए लेकिन सुर्खियों में नहीं आ पाए, क्योंकि वो एजिटेशन दिल्ली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ था तो बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। जी हाँ दोस्तों, 16 दिसंबर 2012 प्राइवेट सफेद रंग की बस, चलती हुई बस, और बस के अंदर प्राइवेट कंडक्टर, बस चालक महिला के साथ दरिंदगी, बलात्कार, हवस का शिकार, जस्ट लाइक ए गैंग रेप। 12 साल पहले अभी कोलकाता का कांड हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग की तरह ये खबर फैली है। और आज तक काफी लंबे समय से लगातार दिल्ली की मीडिया और तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी अभी लगातार उस पर कमेंट्स किया है और करना भी चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ऐसे अपराध माफी के काबिल हैं, अक्षम्य हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की बात भी की जानी चाहिए। दोस्तों, आज सिर्फ वही 12 साल पुराना निर्भया कांड सेम टू सेम रिपीट हुआ है, और वो हुआ है धामी साहब के सरकारी तंत्र की बस चालकों द्वारा। दोस्तों, कम से कम कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की बात तो कम से कम उनके मुख्यमंत्री समझेंगे। अगर विपक्ष के लोग नहीं समझते हैं या उनके मुख्यमंत्री नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में जिन चीजों का जिक्र किया, उन्हीं बातों को भाजपा के सरकार के, भाजपा के ही मुख्यमंत्रियों ने कुचल दिया। उनकी जज्बात को, उनकी थिंकिंग को कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले इस पर गौर करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की यह कड़ी टिप्पणी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या तथा महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 वर्षीय तथा 2 स्कूली बच्चों से यौन शोषण के मामले पर की गई है। उन्होंने 2 स्टेट का मामला उठाया, एक कोलकाता का और दूसरा महाराष्ट्र का। यूपी के बलात्कार जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया।
उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार को लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा देश की प्राथमिकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लाल किले के प्राचीर से भी बार बार इस मुद्दे को उठाया है। चाहे देश का कोई भी राज्य हो, मैं अपनी बहनों बेटियों के दर्द और गुस्से को समझता हूं। मोदी ने कहा कि वह हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहेंगे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक अक्षम्य पाप हैं, उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री का संबोधन है, लाल किले के प्राचीर और उसके बाद महाराष्ट्र। लेकिन ये बात उन्हीं के भाजपाई मुख्यमंत्री को समझ नहीं आई। दोस्तों, उसी उत्तराखंड सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बसों में उन्हीं के परिचालक, उन्हीं के ड्राइवर, कंडक्टर ने देहरादून की सरजमी पर, या एक तरह से कहें कि सरकारी बस, सरकारी कर्मचारी, सरकारी जमीन पर एक बालिका के साथ लगातार दुष्कर्म किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच सरकारी कर्मचारी, इसमें बस कंडक्टर और बस ड्राइवर थे। ये जघन्य पाप, ये दुष्कर्म, ये बलात्कार, जो भी कह लीजिए, उस बेटी के साथ हुआ, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी थी। लेकिन धामी साहब को समझ नहीं आ पाया। उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग, उन्हीं के सरकारी कर्मचारी, उन्हीं की बस के अंदर, आप सोचिए, हिम्मत की दाद देनी चाहिए। डर, भय कहीं है? भयमुक्त समाज का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कहता हूं कि जब तक कोई अपराध नहीं होते, भययुक्त समाज की ही बात की जानी चाहिए। उत्तराखंड में बुलडोजर नहीं चलता। आज उनकी आप नौकरी ले लो। पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया, पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन उस बेटी का सोचिए, पांच लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। क्या ये माफी के काबिल है? क्या देश की सरकारें, इनको माफ किया जाना चाहिए? क्या किसी मीडिया की सुर्खियों में है ये? 16 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध। क्या सिर्फ अपराध दर्ज करने से, मुकदमा दर्ज करने से, पॉस्को एक्ट लगाने से, जेल भेजने से मामला शांत हो गया? दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा, जब आज मैंने एसएसपी देहरादून से बात करने की कोशिश की, 2 बार फोन किया गया, 3 बार एसएसपी देहरादून ने बात करने से मना कर दिया। कोई अपनी लिप्तता दिखा दी कि मैं बिजी हूं। सोचिए, ये प्रशासन आज भी ऐसे मुद्दों से भी भटक रहा है, उनका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जिस थाने पे एफआईआर दर्ज की गई, उसके एसएचओ ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, ये वाकयात हुए हैं, ये हादसे हुए हैं। इस पे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा गया। दोस्तों, उत्तराखंड की UK 07 PA 5299 नंबर की बस जो दिल्ली से देहरादून जा रही थी, आप जरा इस इंसिडेंट को समझिएगा तो ये ड्राइवर, ये कंडक्टर के दिमाग में, जहन में कितना जहर भरा हुआ था। दिल्ली से चलने के पहले ही इस बात का इल्म आपको शायद नहीं होगा। एक बच्ची दिल्ली के आईएसबीटी पे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी होते हैं, इन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, इनसे पंजाब की बस का रास्ता, क्योंकि जो दिल्ली का आईएसबीटी, वहां हजारों बसें खड़ी रहती हैं, कोई भी नया आदमी कंफ्यूज कर जाता है कहां जाएं, किस बस में बैठे। उस बच्ची ने, उस बालिका ने, जो नाबालिग बालिका है, उस बालिका ने किस्मत की मारी इन बस कंडक्टर से पूछ लिया कि जी पंजाब जाना है, हमें बस कहां से मिलेगी। क्योंकि वो नई थी, उसको कुछ नहीं पता था कहां देहरादून की बस जाती है, किस रूट से पंजाब की बस जाती है। इनसे पूछा और इन दोनों शातिर बस चालक और परिचालक ने
अपने शातिराना दिमाग का यूज किया और कहा कि यही बस जाएगी और ये बस आगे जाकर के देहरादून पंजाब निकल जाएगी, हम तुमको वहां पे छोड़ देंगे। उस लड़की को दिल्ली से देहरादून जाने वाली बस पे बैठा दिया। आप इनके संगीन इरादों को समझिए। बस दिल्ली से चल के देहरादून पहुंच गई, सारे यात्री उतर गए। उसके बाद ये दोनों बस ड्राइवर और बस कंडक्टर उस लड़की के पास पहुंचे और बस भी शायद उन्होंने ऐसा खड़ा किया था जहां पे शांति से वो अपने कुकर्म को, दुष्कर्म को अंजाम दे सके। उसके बाद इन दोनों ने उस लड़की को छेड़ना शुरू किया। करते करते उसके साथ इन दोनों ने रेप किया, बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। ये दुष्कर्म बस के अंदर हो रहा था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देहरादून में हो रहा था, देहरादून की जहां बस खड़ी होती है वहां पे हो रहा था। यानी सरकारी बस, सरकारी कर्मचारी, सरकारी जमीन पे बलात्कार हो रहा था। दोनों ने जब उसके साथ दुष्कर्म कर लिया तब बगल की एक बस में उन लोग को, ड्राइवरों को शक हुआ कि इस बस, जो खाली बस खड़ी, इसके अंदर कुछ हो रहा है। बगल की बस के 2 ड्राइवर और आ गए। उन्होंने देखा कि बच्चे के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे भी करना है, उन्होंने भी किया। यानी 2 + 2 यानी 4 लोग ने उसके साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। उसके बाद जो बस का चालक था, जो बस लेके दिल्ली से आया था, उसने कहा कि हम जाके पैसा जमा कराते हैं अकाउंटेंट को, काफी देर हो गई है। जब ये पैसा लेके गया तो उसके अकाउंटेंट ने पूछा कि तुम्हारी बस का टाइम तो अलग है, काफी देर हो चुकी, तुम पैसा इतना लेट क्यों लेकर के आए? पहले तो आनाकानी करता रहा बस चालक धर्मेंद्र कुमार था, ये देवेंद्र कुमार था। ये दोनों ही बस चालक परिचालक थे, जहां तक हो सकता है धर्मेंद्र कुमार होगा। उसने पहले टाल मटोल की, फिर उनको बताया कि सर एक लड़की का मैटर है, आप भी आके देख लो। कहा जाता है कि जो अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट का नाम राकेश कुमार, 38 साल का राकेश कुमार, जो कैशियर था, उससे पैसे को साइड लगाया और सीधे उस ड्राइवर के साथ बस के अंदर चला गया। जब बस के अंदर गया तो वहां पर 2 ड्राइवर जो पड़ोस की बस से उसके साथ बलात्कार कर रहे थे, दुष्कर्म कर रहे थे, वो हट गए, साहब आ गए, उनको करने दो। तो साहब, कैशियर साहब ने उसके साथ, बच्चे के साथ बलात्कार किया। कैशियर साहब के बलात्कार के बाद 5 ने उसके साथ बलात्कार किया। अपने कुकर्म को, अपने दुष्कर्म को, अपनी घृणित मानसिकता को अंजाम देने के बाद अब उस लड़की को वहां से हटाने की बात आई। सूत्र बताते हैं कि उस बच्ची को एक चाय की दुकान के पास बैठा दिया गया और कहा अभी यहां से बस आएगी, यहां से बस तुम्हें पंजाब की मिल जाएगी, किसी को कुछ बताना नहीं। ये नहीं पता कि ये जो दुष्कर्म हो रहा था उस समय या कैसे। कहा जाता है कि जब ये लड़की वहां पे एक मैगी की चाय की दुकान के बाहर बैठी थी तो एक गार्ड को उसके ऊपर शक हुआ, क्योंकि शायद ये बस कंडक्टर उसके आसपास घूम रहे थे, जो भी फैक्ट था, उसको शक हुआ कि क्यों ये उसको अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। और लड़की कुछ डरी सहमी से लग रही थी। उस गार्ड ने वहां की एक वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चिल्ड्रन, बच्चों की बाल कल्याण समिति, उनका कोई नंबर था उसके पास। उसने उनको फोन किया और कहा कि एक बच्ची है जो बहुत सहमी हुई है और कुछ अजीबोगरीब लग रही है, प्लीज आपके देख लो, हमें लगता है कि कुछ दिक्कत ना हो सकता है कि गार्ड बताना चाह रहा हो, उसने बस की एक्टिविटीज को देख लिया हो। देखिए, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एकाएक कोई व्यक्ति किसी बच्चे को देख के कैसे शक करता है, और सीधे वो बाल कल्याण जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनको फोन कर देता है। जब वहां से लोग आते हैं और बच्ची से पूछते हैं तो बच्ची थोड़ी सी नॉर्मल रहती है, और उससे पूछते हैं तो फिर वो कुछ उठपटांग गलत चीज बताती है, हमें पंजाब जाना था, यहाँ जाना था। तो किसी तरह उनको शक होता है कि बच्ची कोई चीज छिपा रही है। उससे पूछा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तो बताती है हमारे माँ बाप नहीं है, हम पंजाब के रहने वाले हैं। उस लड़की को वहां से ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले लेके चले जाते हैं। लगातार वो अपने बयान बदलती रहती है, अपने माँ बाप को लेके, अपने आप को लेकर के। इंसिडेंट के बारे में कुछ जिक्र नहीं करती है। उसका एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद वो यही सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसको अपने पास रखता है। लेकिन उनको शक होता है, क्या होता है कि वो धीरे धीरे करते करते, और ये इंसिडेंट है 12 या 13 की रात का। उसके बाद
एक दो दिन बाद उससे लगातार जब पूछताछ होती रहती है, यही सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यही जो महिलाएं हैं, तब वो अब बताती कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है। उससे पूछा जाता है कि कब, कैसे और कहां, तब वो वही हादसे की स्टोरी दिल्ली से देहरादून की बस के लेकर के पूरी स्टोरी बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद ये जो बाल कल्याण समिति है, प्रतिभा जोशी इसकी मेंबर हैं, वो पुलिस को तहरीर लिखवाती हैं 17 तारीख को कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। पुलिस सख्ती में आ जाती है क्योंकि मामला यहां पे बच्ची का रेप दुष्कर्म का तो था ही था, सरकारी कर्मचारी, सरकारी बस, सरकारी जमीन का था। यह कोई प्राइवेट हादसा नहीं था। आप सोचिए, और आपको जान के हैरानी होगी कि कोई 22, 25, 28 साल के आदमी नहीं थे, लड़के नहीं थे, इसमें 57 साल का भी आदमी था। यानी इतने एज होने के बाद, यानी पिता की एज का आदमी भी इतने कुकर्मी और इतनी घृणित मानसिकता को हो सकते हैं कि वो अपनी जब अंजाम देते हैं अपने, तो ये अपनी बेटी को भी समझ नहीं पाते, उससे छोटी जो उससे बड़ी उनकी बेटी होगी। 57 साल का आदमी, 50 साल, 52 साल का आदमी, उस पर 38 साल का भी था। जब पुलिस को ये तहरीर दी जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, सारे पुलिस महकमे में एकाएक जो है करंट लग जाता है कि ये हुआ क्या। तुरंत सीसीटीवी कैमरे को तलाश की जाती है, उससे पूरी तहरीर की जाती है, कब बस चली, कहाँ चली, कैसे चली। उस बस को जो है पुलिस टेक ओवर करती है, उससे तमाम इंसिडेंट निकाले जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे से पता किया जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे जो उसका ड्राइवर था और जो परिचालक था, कंडक्टर, उसको पुलिस जो है हिरासत में लेती है। जब उससे पूछताछ करती है तब वो सारे वही इंसिडेंट बताता है जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया कि देहरादून से चल करके उसको बैठाते हैं और बोलते हैं कि देहरादून पहुंच के वहाँ से आपको पहुंचा है कौन सी जगह, वहाँ से हम पंजाब की बस में बैठा देंगे, तुम चले जाओगे। लेकिन इरादे इनके नेक नहीं थे और इन्होंने अपनी हरकतों को अंजाम दिया। इसमें देखिए जो लोग इन्वॉल्व है, उसमें धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार का है, इसकी एज 32 साल है, ये बस ड्राइवर है, ये मेन बस चला रहा था। देवेंद्र कुमार 52 साल का है, ये परिचालक है, कंडक्टर है। रवि कुमार जो है फरुखाबाद का है, 34 साल का है, ये बस कंडक्टर, जो बगल की बस से आकर के उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसी के साथ जो है राजपाल था, वो भी बगल की बस का था, हरिद्वार का वो भी था, बगल की बस से उसके साथी है, और उसे 57 साल का था ये आदमी, राजपाल हरिद्वार का था, ये बस ड्राइवर था, इसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद राजेश कुमार जो कैशियर था, जो पैसा इसके बाद जमा करने गया था, उसको जब बताया वो 38 साल का था, उसने आके उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार किया और जैसा कि बताया जा रहा है कि 18 तारीख को ये टोटल जो है 5G/6 पॉस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। देहरादून की जो है ये पटेल नगर पुलिस स्टेशन पे पटेल नगर पुलिस स्टेशन पे दर्ज करके इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, शासनात्मक जो भी कार्रवाई करनी थी की कार्रवाई आप करते रहिए, जेल भेजते रहिए, इनको फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन क्या ये अपराध, प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी ने कहा ये अपराध अक्षम्य है, फिर क्या धामी जी की सरकार को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आया? ये अपराध, ये बलात्कार, ये दुष्कर्म होते रहेंगे और मुख्यमंत्री ये बोलते रहेंगे कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अपराध करो फिर हम नहीं बख्शेंगे? इनके अंदर ये डर, भय की मानसिकता क्यों नहीं है? ये खौफ क्यों नहीं है? क्यों इतने बड़े इंसिडेंट को अंजाम दे देते हैं बिना सोचे समझे? पता लॉटरी लग रही है, पैसा जमा करने का बोला, वहां पे लड़की आ जाओ, वो भी चल दिया। राम की लूट है, मतलब राम नाम की लूट सके तो लूट, ये लूट बच रही है। किस बात की लूट है? सरकार के अंदर डर, भय कुछ रह ही नहीं गया है। वो पैसा जमा करने, वो चल दिया कहां? वो बच्ची के साथ दुष्कर्म करने, पाप करने, बलात्कार करने।
क्या इन्होंने एक बार सोचा कि उसकी उम्र की उसकी बेटी हो के घर जाके इन बच्चों को क्या जवाब देगा? क्या वो अपनी 20 बच्चों को जवाब नहीं देगा? क्या पूरी दुनिया में ये शोर नहीं हो चुका है? इनकी फोटोएं नहीं छप चुकी, इनकी नौकरी नहीं जाएगी? लेकिन ऐसा ऐसा खुमार इनके दिमाग में चढ़ जाता है कि इस बच्ची की जिंदगी को तबाह कर तार तार कर दिया। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5। क्या निर्भया कांड से किसी ने सबक नहीं सीखा? इतनी बर्बरता आती कहां से इनके पास? क्या सोच के ये करते हैं? क्योंकि फैक्ट ये है कि सरकार, कानून, किसी तरह का इनको कोई भय नहीं। इनके दिमाग में, इनके जहन में सिर्फ ये कृतकृत्य होते हैं और ये सोचते हैं कि हम ऐसा करके बच जाएंगे। इसी देहरादून में, इसी धामी साहब के स्टेट में अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले रुद्रपुर की एक घटना हुई है, जहां हॉस्पिटल की नर्स थी, निकल के जा रही थी, अंधेरे में जाके एक आदमी उसका पीछा कर रहा था, उसको रोका और रोकने के बाद उसको सर पे चोट मारी, उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद वहां से भाग गया। शायद वो जयपुर कहां अरेस्ट हुआ था, अभी हफ्ते 10 दिन की पहले की बात है, इसी उत्तराखंड के अंदर। लेकिन दोस्तों, एक बात कहना पड़ेगा कि कोलकाता रेप कांड सुर्खियों में बन सकता है, लेकिन ऐसे कृत्य सुर्खियों में क्यों नहीं बनते? जब तक सरकारों की अवहेलना नहीं होगी, इनके भी चेहरे बेगनाब नहीं होंगे, तब तक के मुख्यमंत्री पूरी बेशर्मी के साथ सरकार को चलाते रहेंगे। क्या एसओजी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या वहां पे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? उसी के डिपार्टमेंट के अंदर, उसी डिपार्टमेंट में बैठ के, उनकी गाड़ी में बैठ के, उसी डिपो के अंदर बैठ कर रेप होता गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इस बात का हक है कि उस कुर्सी बैठा रहे? उसके कर्मचारियों को इस बात का डर भय रह ही नहीं गया? गाड़ी के अंदर बैठ करके वो निर्भया जैसे कांड को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही रेप कांड हुआ था शीला दीक्षित सरकार में। प्राइवेट बस थी, सरकारी नहीं। प्राइवेट कंडक्टर थे, सरकारी नहीं। फिर भी सरकार का जीना हराम हो गया था। आज मैं उम्मीद करता हूं कि वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली की सड़कों को जाम करके बैठे थे आरएसएस के लोगों के साथ, आज वो उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आएंगे मैदान में और वही रुख अख्तियार करेंगे। तब समझ में आएगा कि निर्भया का मतलब निर्भया है या निर्भया जैसे कांड सरकार की रूपरेखा तय करते हैं कि किस सरकार के खिलाफ रजिस्ट्रेशन करना है और किस सरकार के खिलाफ रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। वरना इस सरकार के खिलाफ, इनके कारनामों के खिलाफ लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। बच्चे की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। क्यों ये कांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं? चाहे वो अयोध्या का कांड हो, चाहे वो कन्नौज का कांड हो, चाहे वो मुरादाबाद का कांड हो, ये कांड कब तक होते रहेंगे? आज पता योगी जी का बुलडोजर चलवा दीजिए बुलडोजर। उसके बाद भी ये कांड करने वाले, इनकी मानसिकता पे बुलडोजर कैसे चलेगा? जब तक इनकी मानसिकता पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक ये काम कभी नहीं रुकेंगे। इस बुलडोजर को इनकी मानसिकता पे कैसे चलाया जाए, इस सोच को कैसे बदला जाए, सरकार को इस पर भी काम करना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर एसएसपी देहरादून ऐसे इंसिडेंट के बारे में मीडिया से बात करने से पीछे हट जाता है, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हिम्मत है? चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, ऐसे किसी भी चीजों के अंदर सरकार को कोई ना कोई रूपरेखा तय करनी पड़ेगी। वरना ऐसे कृत्य, ऐसे हादसे, इन बच्चे शिकार होते रहेंगे। सरकार पॉस्को एक्ट, बलात्कार एक्ट, कोई भी एक्ट से मुकदमा दर्ज करती रहे, कोर्ट में केस चलते रहेंगे, उनको वकील भी मिलते रहेंगे, ये केस लड़ते रहेंगे, 10 साल रहेंगे। कभी किसी को फांसी होगी, किसी को आजीवन कारावास होगी और कुछ छूट के चले जाएंगे। अभी एक सर्वे था जो मैंने 2 दिन पहले ही दिया था, बताया जाता है कि इसमें 90% मतलब नियर अबाउट 27% के आसपास ही लोगों को सजा होगा। बच्चे सबूत कहां से लाएंगे? ऐसे
कांडों को, बलात्कार, रेप, दुष्कर्म कुछ भी हो, इनसे बचने के लिए सरकारों को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। दोस्तों, ये खबर, ये विश्लेषण हम क्या कहें, आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। हमारे अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बांटते रहें। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कोई स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप कर सकते हैं। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।